हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई सभी तैयारी में जुटे हैं। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं और हमें जब लगातार तैयारी करेंगे भाई जब भी अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। हम सोचें कि एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले हम पढ़ाई कर लें और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, कदापि नहीं होगा। हमें शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा भाई, जब भी आप कुछ कर पाओगे। सारी चीजें बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर चल रही हैं। साथ ही साथ आप नोट्स बना रहे हो और भाई इससे पहले के लेक्चर आपने यदि नहीं देखे हैं तो इसे मत देखना भाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरू से एंड तक सारी क्लासेस को देखें, जब भी आप अगली नेक्स्ट क्लास को देखें, क्योंकि ये आपस में भाई इंटरलिंक है सारी। यदि आपने इससे प्रीवियस क्लास नहीं देखी, उससे प्रीवियस क्लास नहीं देखे, तो हमें ये कुछ समझ में आने वाली नहीं है चीजें। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं सारे टॉपिक, इसलिए हमें ये लगातार पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज के हम देखिए टूडेज टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक भाई क्या है? इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ZLOT की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक ऊर्जा। मैं देखो हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पर, क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और ZLOT का मतलब क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है? ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। क्या बोलेंगे? ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, ये इसको बोला जाएगा। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, ये इसको बोला जाएगा। तो ये जो बातें हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें आपके साथ कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा तो आपने देख लिया, तंत्र सिस्टम इसके बारे में सारी चीजें पढ़ लिया आपने, परिवेश क्या होता है, यूनिवर्स क्या, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, इनके टाइप्स पढ़ लिए। आज बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या है और जीरो लॉ इसका क्या है, ऊष्मा गतिकी का। चलिए सबसे पहले देखिए आंतरिक ऊर्जा की बात करेंगे। आंतरिक ऊर्जा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। अभी पहले समझें क्या है आंतरिक ऊर्जा। यहाँ पर देखिए भाई आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? यू। आंतरिक ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? यू से रिप्रेजेंट करेंगे। या इसको जब आंतरिक ऊर्जा में अंतर होगा तब इसको क्या कहेंगे? डेल्टा यू भी बोला जाएगा। डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, ये कैसा फंक्शन है? दो प्रकार के फंक्शन हमने बात करी थी, एक अवस्था फलन, एक पथ फलन। मैंने कहा था पथ फलन केवल 3-4 ही बात करी थी हमने। कार्य है, वर्क है, हीट है, हीट कैपेसिटी है, ये क्या है? वर्क क्या है? पथ फलन है, पाथ फंक्शन है। बाकी सारे क्या है? स्टेट फंक्शन। दैट मीन्स पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है ए पॉइंट की एनर्जी अलग हो, ऊष्मा हीट अलग हो, बी पर हीट अलग मिल जाए, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब अवस्था फलन है भैया। क्या है? अवस्था फलन। ये अवस्था फलन है, ये बात करेंगे। अब होता क्या है इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई सिस्टम है, यहां पर देखिए मैं बात कर रहा हूं, एक सिस्टम है, ये एक तंत्र है हमारा, निकाय है, इसको क्या बोलते हैं? निकाय। जिसको क्या बोला जाता है? निकाय बोले या क्या बोले? सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब विलगित है भाई, ये विलगित निकाय है। और इस पर एक्सटर्नल जो फील्ड है वो इस पर क्या है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कोई बाहरी इस पर वर्क नहीं हो रहा है। इन किस स्थिति में ये? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति है। क्या लिखना है? बाह्य
क्षेत्र की अनुपस्थिति। ये बात हो गई निकाय के बारे में। आप समझ रहे हैं निकाय क्या है? सिस्टम मैंने कर दिया। कोई विलगित निकाय बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा हुआ है। इस निकाय से इसमें क्या है? पदार्थ है। यहाँ पर क्या मैटर है? यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई? मैटर, पदार्थ उपस्थित है। ये क्या है? पदार्थ है। समझाने के लिए बता रहा हूं। इस पदार्थ से जो भी रिलेटेड एनर्जी एसोसिएट रहेंगी, मतलब निकाय में पदार्थ उपस्थित है और इस पदार्थ से संबंधित जितनी ऊर्जा रहेगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी? आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। इस निकाय से, इस पदार्थ से संबंधित जितनी ऊर्जाएं रहेंगी, यू क्या होगी? यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इस निकाय में दो प्रकार की ऊर्जा हो सकती है पदार्थ में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। के फॉर काइनेटिक एनर्जी और पी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, स्थितिज ऊर्जा को। दो प्रकार की ऊर्जाएं मुख्य रूप से होंगी, और भी बहुत सारी हो सकती है। काइनेटिक में क्या क्या हो सकती है यहाँ पर देखिए। मान लीजिए अणु है, आपस में क्या करेंगे? अणुओं में मान लीजिए कोई पदार्थ है, यहाँ पर देखें, ऐसे समझ लो कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ये इसमें हमने दे दिया। ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यहाँ पर अणु उपस्थित है, पदार्थ, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। केमिकल रिएक्शन में अणुओं का क्या हो सकता है? कंपन भी हो सकता है। वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाती है, क्या कहलाती है? कंपन हो सकता है। अणुओं का क्या हो सकता है? घूर्णन भी हो सकता है। अणुओं का क्या हो सकता है? स्थानांतरण भी हो सकता है, स्थानांतरण भी। तो ये क्या कहलाएगी? वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ईवी कहेंगे वाइब्रेशनल, ई आर कहेंगे रोटेशनल, और ई क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल, स्थानांतरण। तो इस प्रकार की एनर्जी होंगी, सब किसमें आएंगी? गतिज ऊर्जा में आएंगी। सब किसमें इंक्लूड होंगी? ये गतिज ऊर्जा में इंक्लूड होंगी ये सारी ऊर्जाएं। ये बात आप समझते हैं? ये किसमें इंक्लूड होंगी? गतिज ऊर्जा में इंक्लूड होंगी। और इसमें क्या आएगा फिर? स्थितिज ऊर्जा में। इसमें भी क्या आने वाला है? स्थितिज ऊर्जा में। इसमें बताओ, अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण भी तो होगा भाई। ये तो गति के कारण हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि पदार्थ उपस्थित है तंत्र में, इस पदार्थ से संबंधित जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो क्या है? एसोसिएट है। जितनी भी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाएंगी, मुख्य रूप से ये है। इसमें गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या कहलाती है भाई? मैं लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा। ये तो गतिज ऊर्जा है आपकी, और ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये ऊर्जा रिलेटेड रहेंगी इस यू से। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इससे दो प्रकार की ऊर्जा रिलेटेड रहेंगी। बहुत ज्यादा टेंशन दबाव नहीं लेना है, सिंपल है। बहुत ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, क्या पूछते हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसके कारण होगी? अणु, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है भाई, रिएक्शन हो रही है तो उसमें कंपन भी होंगे, अणुओं में घूर्णन भी होंगे, अणु में स्थानांतरण भी होंगे। तो ये तो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड होगी। और पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? अणुओं के बीच आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये सब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अणु जो तंत्र है उसमें जो पदार्थ है उससे संबंधित जितनी भी ऊर्जा है भाई, वो क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। 100 बातों की एक बात ये याद कर लें, ये बात समझ लें कि आंतरिक ऊर्जा क्या है? पदार्थ से संबंधित जितनी भी ऊर्जा है भाई, वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगी? आंतरिक ऊर्जा में कहलाएंगी। या मैं कह सकता हूं, अब देखिए परिभाषा की तरफ ले चलता हूं आपको। यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या कहती है? किसी निकाय में उपस्थित सभी अणुओं कणों की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। यही बात हम कर रहे थे। या किसी तंत्र में क्या कहते हैं? किसी तंत्र में कुल संचित ऊर्जा यह कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ये ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या लिखेंगे? किसी, ये भी लिख सकते हैं, किसी तंत्र में कुल
संचित, स्टोर्ड, कुल संचित ऊर्जा, ये, या किसी निकाय में उपस्थित अणुओं या कणों की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। टोटल एनर्जी कंटेंट विद इन सिस्टम ड्यू टू टोटल एनर्जी कंटेंट विद इन ए सिस्टम ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। या मैं ये भी कह दूं द sum of kinetic and total kinetic energy and potential energy associated to the matter that is known as internal energy। ये भी मैं कह सकता हूं कि कुल गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो पदार्थ से संबंधित है तंत्र में, वो क्या कहलाएगी भाई? आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। और किसी तंत्र में कुल संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। इसको नोट कर, और इसको क्या कहेंगे? यहां लिख लें इसी बात को ही, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी है। इसकी परिभाषा नोट कर लें, डेफिनेशन पूछ लें। कई बार इंटरनल एनर्जी पर बीएससी में शॉर्ट नोट आ जाता है क्लास में, क्या पूछ लेते हैं भाई शॉर्ट नोट लिखिए इस पर, तो आंतरिक ऊर्जा पर तो हम ऐसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी, ये बात करेंगे। फिर इसके गुणों की तरफ चलेंगे। गुण अभी बात करी थी, ये देखो मैंने 2-3 बात करी थी आपसे। क्या बात करी थी? यहाँ पर समझो, ये बात करी थी। क्या है ये? स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और, ये जो है अवस्था फलन तो है, एक गुण कैसा है? 2 प्रकार के गुण की बात करी थी, मात्रात्मक और गहन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये बता दो मुझे कैसा गुण है? मात्रा पर डिपेंड करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी सर। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मात्रात्मक गुण है। ये इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए 2 किलो पदार्थ है, उसमें एनर्जी अलग रहेगी। 4 किलो पदार्थ है, उसमें एनर्जी अलग रहेगी। हर पदार्थ की एनर्जी भाई उसके अकॉर्डिंग साइज पर डिपेंड करेगी, उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है बच्चों। इसलिए ये क्या है? मात्रात्मक गुण है। चलिए अब कुछ गुण की तरफ चलते हैं जो हमने बात करी है। क्या बात करी है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? अणुओं की गति। 2 प्रकार की गति बताई थी, 2 प्रकार की गति के कारण होगी आंतरिक ऊर्जा। अणुओं की गति जैसे अनुनाद है, अनुनाद ट्रांसलेशन, घूर्णन है, दोलन है, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होगी। मैंने बताया था U बराबर, ये लिखा था अभी, U बराबर KE+P। यही बात लिखी गई है। ये बात अभी हमने करी थी क्या, कि जो गतिज ऊर्जा है वो कंपन, घूर्णन, स्थानांतरण के कारण होगी, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आकर्षण, और किसके कारण हो सकती है? प्रतिकर्षण। अणुओं के, किसमें? अणुओं के आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण होगी स्थितिज ऊर्जा। तो यही बात हमने यहाँ पे नोट कर रखी है कि इंटरनल एनर्जी क्या है? निकाय में उपस्थित अणुओं कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग है। दूसरी बात, टोटल एनर्जी कंटेंट ये हो गया था, ये हमने पढ़ लिया था कि ये बात कर रहे थे कि गतिज ऊर्जा में क्या आएगी? ट्रांसलेशन, स्थानांतरण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? और स्थानांतरण, स्थानांतरण घूर्णन और दोलन के कारण उत्पन्न होगी, वो तो क्या कह जाएगी? गतिज ऊर्जा। और भाई इसको लिख लो, गतिज ऊर्जा को इसको किससे लिखते हैं? KE से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या से लिखते हो? PE, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन अमंग द पार्टिकल्स, अणुओं के बीच
आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी भाई, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसको एक बार नोट कर लें आप, तब अगली बात करेंगे। ये भी आप नोट करें और साथ ही साथ भाई ये भी नोट कर लेना, ये भी इसकी परिभाषा नोट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से नोट करो, इसकी परिभाषा को नोट करें भाई, और फिर ये आप साइड में इसको भी नोट करें समझने के लिए, इसको भी नोट कर लें, तब अगली बात करेंगे। हाँ भाई नोट कर लिया बच्चों, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपने नोट करते जा रहे हो। साथ ही ये हमने समझ लिया भाई इंटरनल एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ से जो एसोसिएट रहती है, जुड़ी रहती है, जितनी भी ऊर्जाएं वो क्या है, आंतरिक ऊर्जाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी मैंने, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी, और इनकी अभी यहाँ पर देखिए ये बात कर ली थी आपसे। फर्स्ट जो है फर्स्ट बात कर ली थी, यहाँ पर देखेंगे और क्या है इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इकाई क्या होती है, इकाई बता सकते हो, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सर ये तो हमें पता है, जूल कैलोरी होती है। यूनिट क्या होती है भाई इसकी, जूल, और क्या होती है, कैलोरी भी होती है सर, बिल्कुल होती है भाई, कैलोरी भी होती है, सी से लिखते हैं। अब एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं ये बताना है आपको। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये भी हमें याद रखना है रिलेशन, ये भी हमें रिलेशन याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल हैं, 4.18 जूल। ये भी हमें याद रखना है, और याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ये नोट कर लिया, अगले गुण पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात लिखी हुई है, ये बात हमने लिख ली। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक गुण है, यही तो लिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ, निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो आंतरिक ऊर्जा भी डबल होगी, ये आपको पता है। कम पदार्थ रखा है, ज्यादा रख दे तो ज्यादा हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, आप पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए पहले कहा था भाई जो पुरानी क्लासेज है उनको हम पढ़ें, जब भी हमारे समझ में आएंगे कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स दैट डिपेंड ऑन द, मात्रा पर डिपेंड करती है पदार्थ की। तो ये कैसा गुण है, मात्रात्मक गुण है। ये गुण भी हमने पढ़ लिया है, नोट कर लेंगे, ऐसा कोई टिपिकल नहीं, इजी है ये गुण नोट कर लें। अगली बात करते हैं भाई, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है क्या? सर बिल्कुल आ रही है, कैसी बात करते हो सर, हमारे बिल्कुल बेजे में सारी चीजें बैठती जा रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप समझ रहे हो सारी चीजों को, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये चीजें भी मैं सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, इसका क्या मतलब है? मैक्रो, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ये कैसी है? ये है माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, दो प्रकार की हैं। एक कौन सी होती है? मैक्रोस्कोपिक, इसको तो ये मैक्रो नहीं है, ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म है, सूक्ष्म कणों पर लागू होती है। सूक्ष्म कण कौन से? आंतरिक ऊर्जा में, यही तो कहा था। सूक्ष्म कणों, अणु, परमाणु की गति उनके बीच के बलों से संबंधित होती है। यही तो हमने बात करी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें कंपन होंगे, घूर्णन होंगे, तो इन बात की बात करी थी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब सूक्ष्म गुण है। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, तो ये माइक्रोस्कोपिक है। और इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मान लो पदार्थ है आपके पास, उसके साथ तो बहुत सारी एनर्जी जुड़ी हुई है, किस किस को मेजर करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि इसके साथ बहुत सारी एनर्जी जुड़ी जो हमें ज्ञात ही नहीं है।
उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अंतर मेजर ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? डिफरेंस डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही बात लिखी है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग ए प्रोसेस। चेंज इन क्या चेंजेज हुए, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने पर एनर्जी में क्या चेंजेज हुए। मान लो ए पॉइंट पर है 10 जूल है और बी पॉइंट पर होगी 20 जूल, तो कितना जूल, कितना कैलोरी, कितना जूल एनर्जी में चेंजेज आया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी कितनी इंटरनल, ये भाई कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो यही बात लिखी, आंतरिक ऊर्जा का संपूर्ण मान सीधे मापा नहीं जा सकता, केवल परिवर्तन डेल्टा यू का मान किसी प्रक्रम के दौरान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बात भी यहाँ पर नोट करनी की है और हमें नोट करनी है, ये बात भी आप नोट कर लें। 3 और 4 नंबर की प्रॉपर्टी ये भी नोट कर लें कि अब आइए अगली बात पर चल, किस पर डिपेंड करेगी? ये आपको पता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पर डिपेंड करेगी। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगा तो कम, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगी, कम होगी तो घट जाएगी। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। मतलब टेम्परेचर क्या है? ताप। किस पर निर्भर कर रही है? ताप पर, दाब पर और आयतन। ये क्या है? आयतन। इन पर ये निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन ताप, दाब, आयतन पर निर्भर करती है। ये लिखा हुआ है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसके तापमान, दाब, आयतन में होने वाले परिवर्तन पर बदल जाती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज। ये चेंज करेंगे पैरामीटर, क्या? पीवीटी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या कहलाता है? पीवीटी। ये पैरामीटर भाई चेंज करे आपने, इनको चेंज करा तो आंतरिक ऊर्जा भी भाई बदल जाएगी। नोट कर लो भाई फटाफट, इसको भी नोट कर लें आप। कर लिया भाई? ये बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, एक और इसमें करेक्टरिस्टिक्स आगे और बात करते हैं इसके गुणों की। आंतरिक ऊर्जा गुणों की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये वाला गुण। क्या? किसी चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम तो हमने बताया था, पढ़ लिया आपने। चक्रीय प्रक्रम का क्या मतलब था? सर ये हमें याद है, चक्रीय प्रक्रम क्या याद है इसमें? इसमें प्रारंभिक और अंतिम अवस्था क्या रहती थी? समान रहती थी। यही बात रहता था चक्रीय प्रक्रम में। ए से बी पर चले, बी से सी पर, सी से डी पर, डी कहां पर जाएगा? ए पर जाएगा। मतलब अंतिम और प्रारंभिक अवस्था क्या हो जाती थी? समान हो जाती थी। वही चक्रीय प्रक्रम था। और चक्रीय प्रक्रम में जो ऊर्जा है वो भाई कितनी रहती है? 0 हो जाती है। चक्रीय प्रक्रम के लिए एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। यही बात लिखी हुई है। चक्रीय प्रक्रम में प्रणाली मतलब निकाय, इसका मतलब क्या है? निकाय से है। निकाय कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अंत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। यही तो बात थी। क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं समान होती हैं, इसलिए प्रक्रम, प्रणाली का मतलब क्या है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और डेल्टा यू बराबर क्या हो जाता है? डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन, ये बात याद रखनी है, चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंत में जो है सिस्टम कहां पर लौट आता है? प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है भाई। इसलिए क्या होगा? इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इन ए साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम अंडरगोज ए सीरीज ऑफ चेंजेस। यही तो लिखा था, साइक्लिक अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस बट फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। सिंस द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाती है भाई? सेम हो जाती है। देयर इज नो चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मींस डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? 0 रहती है हमारी। ये भी नोट कर लें, कोई ऐसा नहीं बस एक लाइन में याद कर सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहता है? 0 रहता है।
कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान हो जाती है। ये बात आपकी समझ आ गई, नोट कर लो, आ गया तो समझ में। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आंतरिक ऊर्जा के हमने पढ़ लिए सारे, आंतरिक ऊर्जा के बारे में कि भाई आंतरिक ऊर्जा क्या होती है और क्या इसके गुण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट बात और करने वाले हैं, ZLOT की बात करेंगे। ZLOT क्या है, इसको क्या लिखते हैं, ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। पहले समझ लें, फिर इसकी परिभाषा हम देख लेंगे क्या होती है। देखो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है, इसको समझ लें। कैसे समझेंगे, मान लीजिए ए कोई है पदार्थ है, ए कोई इस तरह से पदार्थ है, ए तापीय साम्य में है किसके साथ, सी के साथ, AC की मतलब ये क्या है, तापीय साम्य अवस्था में इसके साथ। तापीय साम्य अवस्था पढ़ा है आपने, क्या होता है तापीय साम्य अवस्था का मतलब क्या है, जिसमें ताप क्या रहे, समान रहे, मतलब इसका ताप T1, इसका क्या T2 और T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, तापीय साम्य अवस्था की स्थिति कहलाएगी। T1 और T2 क्या है, दोनों के बराबर हो जाए। कब बराबर हो जाते हैं ये भी बात समझे आप। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक रॉड है, आपने गर्म करा इसको हमने क्या करा, गर्म करा 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब इसको हमने रख दिया, ये है और इसको ये दूसरी के साथ जो ठंडी थी, ये गर्म थी, B के साथ अटैच कर दिया। तो धीरे धीरे ये इसका टेम्परेचर क्या होगा, A का और B का पहले हो सकता है इसका 50 डिग्री हो जाए, इसका 30 डिग्री हो जाए, यही तो होगा। फिर कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, A और B का क्या हो जाएगा, समान हो जाता है, समान हो जाएगा। बात आ रही है समझ, दोनों का टेम्परेचर समान हो जाए। मैं कह रहा हूं A और B, A को गर्म करा आपने और 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा, B के साथ अटैच कर दिया भाई, B के साथ अटैच कर दिया। आप देखते हो कुछ समय बाद B भी गर्म हो जाता है, तो B गर्म होगा तो A कम का ताप क्या होगा, कम होगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब ये इसको T1 मान लेता हूं यहाँ, इसको T2 या T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं A का ताप T1 है और इस तापीय साम्य अवस्था में C के साथ इन दोनों का T2, इनका ताप क्या है, समान है। और एक B यूनिट है, B है, इसका ताप T2 है, ये भी जो है T3 मान लेते हैं, इसका क्या मान लें, T3। ये भी तापीय साम्य अवस्था में C के साथ, इसका T2 था, इसका क्या था, T2 था, इसका ताप क्या था अपने पास, T2 था, मान रखा था, यही तो मान रखा था भाई। मैं कह रहा हूं A है, इसका ताप T1, इसका T2, B इसके साथ तापीय अवस्था में T3 इक्वल टू T2। तो ऊष्मागति का शून्य नियम क्या कहता है कि A C के साथ है, B C के साथ है अलग अलग, तो इंपॉर्टेंट बात यह है A और B भी तापीय साम्य अवस्था में होंगे। A का ताप कितना है, T1, इसका क्या माना है, T3, डेट मीन्स T1 बराबर क्या रहेगा, T3 रहेगा। ये भी तापीय साम्य अवस्था में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है। A C के साथ, B C के साथ, और A और B भी क्या रहेंगी, तापीय साम्य अवस्था में रहेंगी। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बताता है कि इनका टेम्परेचर भी समान रहेगा। एक बार नोट कर लो। बात आ गई समझ में, और इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए अभी इसको देख लेंगे।
यहाँ पर देखें, मान लीजिए ए जो है तापीय साम्य किसके साथ है, सी के साथ। इसका टेम्परेचर हमने क्या मान रखा है, T1 T2, या मान रखा है T1 T2, और ये T1 बराबर क्या है, T2, ये मान रखा है, ये मान रखा है, यही तो मान रखा है। ए सी के साथ है और सी के साथ क्या है, ये मान रखा है बी, मैं कह दूं बी सी के साथ है, इसका T3 है, तो T2 बराबर क्या रहेगा, T3। बात है, दो ए सी के साथ अलग रूप से तापीय साम्य, बी सी के साथ, तो ये जो है ए और बी भी क्या रहेंगी, ये भी तापीय साम्य अवस्था में रहेंगी। क्या रहेंगी, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तापीय, मतलब T1 बराबर क्या रहेगा, T। यही ऊष्मागतिकी का नियम। दो अलग अलग वस्तुएं तीसरी के साथ जब तापीय साम्य अवस्था में रहती हैं, तो वे दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या रहेंगी, तापीय साम्य अवस्था में रहेंगी। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, यहाँ देखें, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान और ऊष्मीय संतुलन की अवधारणा को बताता है। ये बताता है तापमान और ऊष्मीय संतुलन को बताता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं, ये तो लिखा था ए बी के साथ है और ए किसके साथ है, बी के साथ, और बी सी के साथ है, यही तो लिखा था हमने। यहाँ पर देखिए, या ए सी के साथ मान लिया था, ए सी के साथ है और बी भी सी के साथ है। यहाँ पर देखिए, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि दो निकाय ए और बी, क्या कह रहे हैं, यदि दो निकाय तीसरी निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन है, ए सी के साथ है, बी बी सी के साथ है, तो वे दोनों एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन होंगे। ए निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में और बी निकाय भी सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में, तो ए बी भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा दबाव नहीं देना है माइंड पर। दो वस्तुएं अलग अलग ए सी के साथ, बी बी सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो ए और बी भी क्या रहेंगी भाई, तापीय संतुलन में रहेंगी। ये बात है। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, क्या, इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए दोनों का, विद ए थर्ड सिस्टम, यही बात करी थी कि ए सी के साथ तापीय संतुलन में है और बी, यहाँ लिख देता हूं, जैसे इसका T1 मान लिया, इसका T2 मान लिया, और जो है बी भी सी के साथ है, सी का T2 मान रखा है, इसका T3 मान लिया, तो ए और बी भी क्या रहेंगे भाई, तापीय संतुलन में रहेंगे। इसको क्या मान लिया, बी, ए का T1, इसका T3, ये बराबर रहेंगे। If two systems are each in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. यही बात लिखी है। If A is in thermal equilibrium with C, A C के साथ है, and B is also in thermal equilibrium with C, B भी C के साथ है, then A and B are in thermal equilibrium with each other. Equilibrium का मतलब टेम्परेचर समान हो जाए, मतलब ये समझ लें T2 बराबर T3 और यहाँ पर क्या है, T1 बराबर T2, यहाँ पर क्या हो गया, T1 बराबर T3। इनके टेम्परेचर आपस में समान हो जाएंगे। ये क्या बताता है, ऊष्मागति का जीरो अर्थला बताता है, ऊष्मागति का शून्य नियम बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे इसको और समझ में भी आ गया होगा, तो इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, देख लिया आपने। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, और जो है आज के लिए इतना ही है भाई। सारी चीजें उस इंटरनल एनर्जी को पढ़ लिया आज हमने एक कंसेप्ट, और जीरो अर्थ लॉ को पढ़ लिया, शून्य गति का, ऊष्मागति का शून्य। दो कंसेप्ट आज हमने सीखे, दोनों को पढ़ें, और इससे पहले की जो भी क्लासेज आपकी ड्यू है उसको जरूर पढ़ लें, जब भी आप सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो इनको पढ़ें आप मन से और लगातार पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे आपकी तैयारी बढ़ती चली जाए और अच्छी होती चली जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।